सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के फाइनेंशियल अवेयरनेस सेशन में। मैं चैतन्य बिहाफ ऑफ के सिक्योर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो इट्स 7 o'clock and we are starting our today session, right? So before starting this, आज का सेशन में क्या रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो ये जो आज आपके लिए सेशन अरेंज किया गया है, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड विच काइंड ऑफ फाइनेंशियल मिस्टेक्स नॉर्मली वी डू, जिस वजह से हम अपने फाइनेंशियल गोल को रीच नहीं कर पाते हैं। सो ये सेशन अरेंज किया है के सिक्योर रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड एनजे इंडिया इन्वेस्ट ने मिलके आपके लिए, जिसके अंदर हमारे पास आज के जो स्पीकर हैं मिस्टर मुनीश कटारिया जी, ही विल टेक यू थ्रू दिस सेशन एंड बिहाफ ऑफ के सिक्योर रिस्क मैनेजमेंट टीम एंड एनजे वेल्थ एंड पवन तनेजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो के सिक्योर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस ब्रोकिंग इज प्रमोटेड बाय कृष्णा ऑटोमोबाइल ग्रुप, जिसके बारे में चंडीगढ़ ट्राई सिटी में तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो कृष्णा ऑटोमोबाइल ग्रुप है, दे आर इन द प्रीमियम कार सेगमेंट like BMW, Audi, Skoda, MG, Jeep, Honda, Mini, Volvo, right? Or that is headed by the CEO of this thing. And K Secure is headed by Mr. Pawan Taneja. Pawan Taneja जो है वो CEO हैं, 27 year of experience है उनको इंश्योरेंस सेक्टर में, और मोर देन 35,000 पॉलिसीज वो इशू करते हैं। उनकी जो के सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन है वो हर साल जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, दे आर इन दिस बिजनेस सिंस 2015। लास्ट ईयर उन्होंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया, डेट इज के सिक्योर फिनसर्व, पवन तनेजा जी ने, और ही इज एमफी क्वालिफाइड पर्सन एंड सिंस 1 साल भी नहीं हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, एंड दे आर नाउ मैनेजिंग मोर देन 1 करोड़ ऑफ असेट्स एंड विद एनजे वेल्थ के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है। एनजे वेल्थ इज अ बिग नेम इन नॉट ओनली इन इंडिया बट एशिया के अंदर भी सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड का बिजनेस करने वाला एक ग्रुप है, जिसके साथ पार्टनरशिप उन्होंने किया ताकि वो आपको बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन सर्विसेज म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का कर पाए। सो आज की डेट में के सिक्योर फिन सर्विस मैनेजिंग फॉर म्यूचुअल फंड मोर देन 100 क्लाइंट। सो कोर कॉम्पिटेंसीज जो है ग्रुप की, दे आर फुल्ली डिजिटलाइज, नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस सपोर्ट स्टाफ उनके पास है, एंड देयर टैगलाइन इज वेरी सिंपल कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन I will ask Pawan sir. So Pawan sir will also add a few words for today session and agenda that we are going to cover. Over to you, sir. Thank you, Chaitanya ji. Thank you very much. In fact, I'm delighted to organize this first session ever by K Secure FinServ, and I want to welcome all the participants, which I can see they have joined from various states of the country. सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस कोविड की सिचुएशन से वी आर ऑल फाइटिंग एंड सेफ अपने आप को रखना है सबने। और ये जो नया एक प्रोजेक्ट है हमने शुरू किया है के सिक्योर फिनसर्व, तो जैसा चैतन्य जी ने बताया, वी आर नाउ अपार्ट फ्रॉम सेलिंग लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज, वी आर नाउ इनटू सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, IPOs, NPS, और इसके लिए जो हमने टाई अप किया है वो किया है एनजे वेल्थ के साथ में, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बेस्ड एट सूरत। तो इसका एक खास रीज़न जो है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी जॉइंड पार्टनर विद एनजे वाज दैट हमारी सोच काफ़ी मिलती है एनजे के साथ में। हम भी फुली डिजिटलाइज होकर काम कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग टू द करंट सिनेरियो एज फास्ट एज वी कैन, और एनजे वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, कई सालों से ऑलरेडी डिजिटलाइज तरीके से काम कर रहे हैं। और जब हमने ये नया वेंचर स्टार्ट किया तो नो डाउट एनजे वाज द फर्स्ट चॉइस, एंड बहुत अच्छी सपोर्ट हम लोगों को मिल रही है, एंड वी हैव बीन एबल टू बिल्ड अप ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑफ AUM एज चैतन्य जी हैज टोल्ड इन हिज स्पीच। वो 1 महीने के अंदर हमने 100 क्लाइंट्स को सर्व करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। देयर आर लॉट ऑफ other clients which are in the pipeline, which are coming and joining our K Secure FinServ team as investors.
तो आज का जो सेशन है, आई हैड रिक्वेस्टेड एनजे's टू स्टालवर्ट्स, आई वुड से, चैतन्य जी, एंड देन वी आर गोइंग टू बी लाइव विद मिस्टर मुनीश कटारिया also, who is heading this entire region of Punjab, I think. So he is one of the very knowledgeable person, और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे इतने सारे जो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी, और जो आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ के आज कल में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करने वाले हैं, तो उनको क्यों ना एक वेबिनार के थ्रू जो है वी शुड गाइड देम, यू नो, वेदर वी आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। और जो प्रेजेंटेशन आज हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है, इट विल यू नो गाइड अस अबाउट द न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स दैट वी शुड बी नोइंग नाउ। जो पिछले कई सालों से जो इन्वेस्टमेंट का एक पैटर्न जो चेंज हुआ है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर नॉट ओनली अवर करंट इन्वेस्टर्स बट जनरली जो भी लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, whosoever is attending from any state, it is going to be a very relevant session for everyone, and I'm sure by the end of the session we'll be having a lot of takeaways you know, in the investing field. So I thank once again to all of you. Take care of yourself during this COVID situation, and I would like to request Chaitanya sir to please add Munish sir also now. Chaitanya sir, over to you. Thank you. Okay, thank you so much, Pawan sir. And so, dear participant, we are now starting our main agenda of the this evening, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड द 7 मिस्टेक्स ऐसी जिसकी वजह से हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और हमारे साथ कनेक्टेड है मुनीश सर। सो मुनीश सर के बारे में मैं भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वो इंडस्ट्री के अंदर पिछले 18 सालों से हैं, 15 सालों से एनजे इंडिया इन्वेस्ट के साथ है, और ही टेक केयर ऑफ अपर नॉर्थ रीजन एंड ही मैनेज असेट्स ऑफ मोर देन 3000 करोड़, राइट, और म्यूचुअल फंड इन अपर नॉर्थ रीजन। सो इस तरह के बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुके हैं। एंड अभी 1000 अवेयरनेस प्रोग्राम में ही हैज एड्रेस मोर देन 2-3,000 इन्वेस्टर्स, जो उन्होंने अपने इस पूरे जो 15-20 सालों के अनुभव है उसमें उन्होंने उससे भी ज्यादा लोगों को एड्रेस किया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग नाउ आई विल रिक्वेस्ट मुनीश सर। मुनीश सर, आई थिंक यू आर कनेक्टेड विद जस्ट 1 minute. Over to you, sir. पहले क्लाइंट इवेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टॉपिक है 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए टू क्रिएट आवर वेल्थ। एक्चुअली होता क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये गलती है, इट इज़ ए मिस्टेक। अगर पता हो तो मेरा ये मानना है कि फिर तो हम वो गलती करेंगे ही नहीं। तो जाने अनजाने में हमसे हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में ये गलतियां होती हैं, और उस गलतियों का परिणाम ये निकलता है कि वी आर कमिंग विद द अनडिजायर्ड रिजल्ट्स। वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी वांट, व्हाट वी आर एक्चुअली प्लानिंग ड्यू टू दीज मिस्टेक्स। और कई बार तो इनके जो परिणाम है वो बहुत ही भयानक भी होते हैं। इतने भयानक होते हैं कि somebody कैन गेट इनटू अ डेट ट्रैप। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचे, पहले तो ये समझें कि ये 7 मिस्टेक्स हैं क्या, और आई विल ट्राई टू गिव यू द सोल्यूशन ऑल्सो कि इन गलतियों से हमने बचना भी किस तरह से है, ताकि हम एक्चुअली वो फाइनेंशियल गोल्स अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए जिस पर्पस के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू, एंड आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई हियर इट वुड नॉट बी a 1 hour session. I will try to wind up in 30-35 minutes only. So जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी अभी विजिबल है 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन द वेल्थ क्रिएशन जर्नी। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है दैट इज इन्वेस्टिंग विदाउट फाइनेंशियल गोल्स। होता क्या है, हमारे कई तरह के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे किसी को कोई एसेट जनरेट करना है, किसी को घर लेना है, somebody want to give a better education to his children, somebody want to save for his peaceful retirement or some another goal. There can be a multiple goal in our life. पर होता क्या है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कैसे होती है वो इन गोल को नज़र में रखते हुए बहुत कम होती है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं से कोई पैसा आया तो आप अपने
जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है आप उसको कॉल करते हो कि भाई मुझे मेरे पास ये पैसा है, मुझे इन्वेस्ट करना है, बताओ कहाँ पे लगाऊं। या कई बार क्या होता है कि जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने पास आता है और हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रपोज करता है और अगर हमें अच्छा लगता है तो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। सो दैट इज नॉट द राइट वे। उस तरह से इन्वेस्ट करना आप ऐसे समझ सकते हो कि इट इन्वेस्टिंग विदाउट डिफाइनिंग ए फाइनेंशियल गोल इज एज गुड एज अ ट्रैवलिंग विदाउट ए डेस्टिनेशन। आप समझिए कि आप अपनी फैमिली के साथ 10 दिन के वेकेशन पे, 1 हफ्ते के वेकेशन पे जा रहे हो, तो क्या एयरपोर्ट पे पहुंच के या रेलवे स्टेशन पे पहुंच के ये डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। होता कैसे है कि आप डिसाइड करते हो हमें कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कौन से होटल में रुकेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ शॉपिंग करेंगे, हर चीज का बजट डिसाइड होता है ना। तो सिमिलर वे इन्वेस्टिंग भी वैसे ही है। फाइनेंशियल गोल डिफाइन करने का मतलब क्या है कि आपको पता हो कि मेरी फाइनेंशियल नीड क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी, मुझे कितना पैसा चाहिए, उस पैसे के लिए मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। तो वो सब चीजों को प्लान करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। सो आपको फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहां तक बात है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेविंग प्लान, पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, दे आर द जस्ट व्हीकल्स, दे आर नॉट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन है कि आपकी नीड क्या है, आपको किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, दैट इज द डेस्टिनेशन। ये सब चीजें तो हमारे लिए व्हीकल हैं। आप ऐसा समझिए कि आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो, आप वोल्वो बस में भी जा सकते हो, आप ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हो, आप बाय एयर भी जा सकते हो। नाउ इफ यू वांट टू गो, तो आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से व्हीकल कई सारे हैं। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई, तो उस केस में शायद आपके पास लिमिटेड ऑप्शन रह जाएंगी, आप अपनी गाड़ी या वोल्वो पे नहीं जा पाओगे, आपको ट्रेन या एयर ट्रेवल ही करना पड़ेगा। नाउ यू वांट टू मूव फ्रॉम चंडीगढ़ टू लेट्स से अमेरिका, आप वहां ट्रेवल करना चाहते हो, तो शायद एयर ट्रेवल ही एक ऑप्शन बचेगा, है ना। तो ये सब व्हीकल है। आपको डेस्टिनेशन डिसाइड करना है कि मुझे जाना कहाँ पे है, फिर व्हीकल को चूज करना है। जबकि काफी बार क्या गलती हम कर बैठते हैं, हमें डेस्टिनेशन पता नहीं है और हम व्हीकल पे सवार हो रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट इन्वेस्टिंग इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। सो डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल। सो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जब फाइनेंशियल गोल डिफाइन करते हैं तो आपको क्या एक रोड मैप मिल जाता है कि मेरे फाइनेंशियल गोल को मैं कैसे कैसे अचीव करने वाला हूँ। तो आपको क्लैरिटी मिलती है, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, क्योंकि उस फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने डिसाइड किया कि मुझे कैसे कैसे कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो एक डिसिप्लिन भी आता है, पेशेंस भी बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीसफुलनेस। आपको इस पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में पीसफुलनेस मिलता है कि आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है कि ओके आई एम गोइंग टू अचीव दिस फॉर माय फैमिली, ये मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो वो जो पीसफुलनेस है वो आपके लाइफ के बाकी एरिया में भी खुशहाली लेकर आती है। इफ यू आर अवॉइडिंग दिस मिस्टेक दैट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग विदाउट फाइनेंशियल गोल डिफाइनिंग। एनजे इसमें आपको थोड़ा हेल्प करता है इसको अचीव करने में। तो हमने एक फैमिली नीड यूटिलिटी करके एक आपके लिए टूल बनाया है। तो जब भी आप एनजे के एडवाइजर के थ्रू, पार्टनर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपको एक फैसिलिटी ऑफर कर देते हैं, फैमिली नीड यूटिलिटी। इसके अंदर क्या है कि आप अपना गोल डिफाइन कर सकते हो और जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है आप उस फाइनेंशियल गोल के साथ उसको मैप कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो देखने जाओगे, चाहे वो मोबाइल ऐप के थ्रू हो या डेस्कटॉप के थ्रू हो, तो आप ये देख पाओगे कि मेरे फाइनेंशियल गोल के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, अभी कितना अकमुलेट हो रखा है, और जो मैंने अकमुलेट किया है क्या उससे मेरा फाइनेंशियल गोल पूरा होने वाला है या नहीं। जैसे इस एग्जांपल को देखें कि मयूर साहब ने एक कार लेने का गोल बनाया जो कि वो दिसंबर 2023 में 10 साल के बाद लेने वाले, तो 3 साल के बाद 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने वाले। करंट इन्वेस्टमेंट है उनका 1 लाख रुपए का, 10% वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 10,000 का SIP ऑलरेडी उन्होंने इस पर्पस के लिए लगा रखा है।
तो ये 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और 10,000 रुपए का SIP तकरीबन 6,58,000 रुपया बनेगा। सो देयर इज ए शॉर्टफॉल ऑफ 3,42,000। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट से मेरा ये गोल पूरा होने वाला नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 6,700 रुपए का या तो SIP और लगाना पड़ेगा या फिर मुझे 2,41,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप इस यूटिलिटी को भी यूज करें तो आपको अपने गोल के साथ एक तो और क्लैरिटी मिलती है, एक और अटैचमेंट मिलता है, और आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दिस फाइनेंशियल गोल, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक है नॉट कंसिडरिंग रियल रिटर्न एंड टैक्सेशन। नो, व्हाट इज रियल रिटर्न? टैक्स तो सबको पता ही है, थोड़ा रियल रिटर्न को समझते हैं क्या है। रियल रिटर्न मीन्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जो आपने जिस भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया वहां पर जो भी रिटर्न आ रहा है उसमें से आप इन्फ्लेशन को अगर माइनस कर दें, जो आपके पास बचा, दैट इज कॉल्ड रियल रिटर्न। इसको थोड़ा एक कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज एंड इंटरेस्ट रेट इज 6%, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल रहा है, एंड इन्फ्लेशन रेट इज 5% एंड यू हैव इन्वेस्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो अब ये 10 लाख रुपया 5 साल में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बन जाएगा ऑलमोस्ट 38,000। नाउ अब मेंटल कैलकुलेशन क्या कहता है कि भाई मैंने 10 लाख लगाया था, 13,38,000 बन गया, मेरा पैसा बढ़ गया, बहुत बढ़िया। नाउ लुक एट द डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, दिस इज मेंटल कैलकुलेशन। नाउ लुक एट द रियल गेन आपने क्या बनाया। अब वो 10 लाख रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया, अगर मैं उस पर इन्फ्लेशन ऐड कर दूं 5%, तो उसकी इन्फ्लेटेड कॉस्ट बन गई 12,76,000 रुपए। तो दैट मीन्स 10 लाख रुपए में हम जितनी गुड्स और सर्विसेज बाय कर सकते थे, 5 साल बाद उतनी ही गुड्स और सर्विसेज के लिए अब हमें 12,76,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं इस मेच्योरिटी अमाउंट में से ये इन्फ्लेशन कॉस्ट माइनस कर दूं तो रियल फॉर्म में तो ऑलमोस्ट 62,000 का ही हमारे पैसे का वैल्यू बना। 10 लाख 13 लाख जरूर बन गया मेंटल कैलकुलेशन में, लेकिन उसकी रियल जो परचेजिंग पावर बढ़ी, दैट इज ओनली 62,000 रुपीज। सो दिस इज कॉल्ड रियल रिटर्न। अब बात करते हैं हम टैक्स की। लेट्स से somebody इज इन 10% टैक्स ब्रैकेट। अब वो 13,38,000 में उसको 10% उसकी कमाई पे टैक्स भी देना पड़ेगा। रफली ये 3,38,000 पे 33,000 उसका टैक्स बन गया। तो उसका पोस्ट टैक्स उसके हाथ में क्या बचा, 13 लाख। नाउ रियल रिटर्न इज ओनली 28,000, वेरी नॉमिनल, एंड इफ टैक्स रेट इज 20% तो रियल रिटर्न तो नेगेटिव हो गया ऑलमोस्ट 6,000 से। तो आपने पैसा बनाया नहीं, उल्टा गवाया। और अगर टैक्स रेट है 30% तो रियल रिटर्न इज नेगेटिव 40%। तो आपको इन्वेस्टमेंट करते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि पोस्ट इन्फ्लेशन एंड पोस्ट टैक्सेस मेरा पैसा एक्चुअल में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में नहीं बढ़ रहा तो यू हैव टू लुक एट द सब्स्टिट्यूट, कि सब्स्टिट्यूट क्या है जहां पर मैं अपने पैसे में एक्चुअल में रियल रिटर्न बना सकूं। तो थोड़ा हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने 13 कंट्रीज का, नीचे कंट्रीज के नेम्स हैं, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, 13 कंट्रीज का उनके शेयर बाजार, इक्विटी और उनकी फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलते हैं बॉन्ड्स, राइट, डेट मार्केट। तो बॉन्ड्स और इक्विटी के रियल रिटर्न आपके सामने रख रहा हूं, उस कंट्री की इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो रिटर्न आया। तो अगर आप यहां पर देखिए तो रियल रिटर्न इज नेगेटिव इन केस ऑफ बॉन्ड्स। अगर इटली का देखें, जर्मनी का देखें, जापान का देखें, देयर रियल रिटर्न इज नेगेटिव। तो वहां की इक्विटी ने पॉजिटिव रियल रिटर्न, रफली 3% के करीब पॉजिटिव रियल रिटर्न जनरेट किया, जहां उसकी बॉन्ड मार्केट 1-2% का नेगेटिव रियल रिटर्न बना रही है। वहीं पे अगर आप राइट साइड पे चले जाएं, here real return is positive between 1 to 2%, but now look at equity real return, that is almost 5 to 6%.
तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, और ये कोई 2-4-5 साल का डाटा नहीं है, इट इज अ डाटा ऑफ मोर देन 100 years, राइट? सो दिस इज वेरी क्लियर कि जो इक्विटी है, वो जो डेट मार्केट है, बॉन्ड है, फिक्स्ड इनकम है, फिक्स एफडीज हैं, उनसे एक डिसेंट लेवल का रियल रिटर्न जनरेट करता है, उनसे मच बेटर रियल रिटर्न जनरेट करता है। सिमिलर इज द सिचुएशन इन इंडिया। इंडिया में भी अगर आप देखो, दिस इज अ डाटा ऑफ ऑलमोस्ट 40 years, इन्फ्लेशन इज 5.7%, देन ये गोल्ड, सिल्वर, बैंक डिपॉजिट, ये सबके आपके सामने रिटर्न्स हैं, ये इनके नॉमिनल रिटर्न है, और ये इन्फ्लेशन के बाद जो रिटर्न बने ब्लू बार में आपको दिख रहे हैं, ये रियल रिटर्न्स है। सो हियर अगेन रियल रिटर्न इज अराउंड 2%। तो अगर आप इंडिया के शेयर बाजार को देखो, इक्विटी मार्केट, सेंसेक्स जो कि इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है शेयर बाजार को, तो अगर आप उसका ये 40 साल का हिसाब देखो तो नॉमिनल रिटर्न इज 14%, बट रियल रिटर्न इज डिसेंटली बेटर देन द अदर इन्वेस्टमेंट, जहां पर 2-2.5% का रियल रिटर्न आ रहा है, यहाँ पर 7 से 8% का रियल रिटर्न आ रहा है। अगर आप इसको नंबर्स में देखो, अमाउंट में देखो कि किसी ने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो बाकी सब जगह में वो 1,000 की वैल्यू ऑलमोस्ट 20,000 के करीब बनी, 20 टाइम्स पैसा हो गया इस टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन यहाँ पर वो 1 लाख का 1,68,000 हुआ, और ये कब की बात है? मार्च 2020, जब सेंसेक्स 25,000 था, आज तो 50,000 हो चुका है, तो इससे भी डबल हो गया, राइट? तो अगर आप इसमें भी देखें तो इस इक्विटी एसेट क्लास ने जो अपनी बाकी की जो एसेट क्लासेस हैं उनसे ऑलमोस्ट 8 टाइम्स, 7 to 8 टाइम का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। तो इंडिया में भी वही स्टोरी है जो बाकी कंट्री के अंदर है। सो टू जनरेट द रियल रिटर्न यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर अ इक्विटी एसेट क्लास इन ए लॉन्गर टर्म टाइम पीरियड। मैं इक्विटी के बारे में कोई बहुत ज्यादा बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। So now let's move to the third mistake. Mistake number 3 is not following the asset allocation. ये भी एक बहुत बड़ा गलती है जो जनरली इन्वेस्टर्स जाने अनजाने में कर लेते हैं। देखिए, एसेट एलोकेशन होता क्या है? एसेट एलोकेशन मींस इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल एसेट्स। और अगर मैं फाइनेंशियल एसेट में बात करूं तो ब्रॉडरली 2 एसेट्स के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन इज कॉल्ड इक्विटी, जहां पर हाई रिटर्न और हाई रिस्क भी है, राइट? रिटर्न तो हमने पीछे अभी देख ही लिया है कि कितना हाई है, और रिटर्न हम सबको पता है कि शेयर बाजार इज ए वेरी वोलाटाइल एसेट क्लास। दूसरा है डेट, जिसको हम फिक्स्ड इनकम भी एक तरह से एक लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न भी लो है और रिस्क भी लो है। तो हमें एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि मैं इक्विटी और डेट में अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके लगाऊं, डिवर्सिफाई करूं, बांट के लगाऊं। तो अब रेशो क्या होनी चाहिए? सो रेशो ऑफ एसेट एलोकेशन डिपेंड अपॉन योर टाइम ड्यूरेशन। आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 8, 10, 15, 20 साल के लिए कर रहे हो, तो आप इक्विटी में हायर एक्सपोजर ले सकते हो। आप कुछ महीने, कुछ साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप डेट में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी, आपके अंदर क्षमता है अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देखने की। तो जो जिसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है वो हाई इक्विटी में जा सकता है, जिसका रिस्क एपेटाइट कम है वो कम इक्विटी में जाएगा, डेट एक्सपोजर उसको ज्यादा लेना चाहिए। और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? वेरी लो रिटर्न से आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं तो यू कैन हैव अ हायर एक्सपोजर इन डेट। आपको हाई रिटर्न्स चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए, तो यू हैव टू गेट अ हायर एक्सपोजर इन इक्विटी। तो आपके जो एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि आपका क्या रेशो होना चाहिए आपके डेट और इक्विटी के अंदर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एसेट एलोकेशन जो है ना काफी लोग करते हैं, लेकिन वो उसमें एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। वो गलती क्या है? दे आर डूइंग द एसेट एलोकेशन विदाउट रीबैलेंसिंग। और अगर आपने रीबैलेंसिंग नहीं किया ना तो आपका एसेट एलोकेशन यूजलेस है। Now, what is rebalancing? रीबैलेंसिंग मतलब क्या है कि जो आपने ओरिजिनली एसेट एलोकेशन सोचा था, आप एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपनी पोर्टफोलियो को वापस उसी एसेट एलोकेशन में लेकर आओ। कैसे? थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया आप 70% इक्विटी में लगाएंगे एज पर योर डिफरेंट रिस्क एनालिसिस,
आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने गाइड किया कि आप 70 रुपए इक्विटी में लगाओ 100 रुपए में से, और 30 रुपए आप डेट में लगाओ, 70-30 का रेशो बनाया। अब मान लीजिए इक्विटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आफ्टर ए 1 ईयर, now equity contribute 90% in your portfolio which was originally 70%। तो अब वो 20% हाई वेटेज उसका हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए, रीबैलेंसिंग मीन्स क्या है कि जो एक्स्ट्रा 20% है उसके अंदर आप उस 20% को इक्विटी में से निकालिए और डेट एसेट क्लास में डाल दीजिए। अब इसमें होगा क्या, जिस एसेट क्लास ने ओवर परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया, उस एसेट क्लास में से ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। नाउ लुक एट द अदर सिनेरियो, हो सकता है इक्विटी अंडर परफॉर्म करे, शेयर बाजार नीचे चला जाए, हो सकता है वो 70% जो था इक्विटी अब वो वैल्यू कम हो गई, अब वो पोर्टफोलियो का 50% रह गया। अब ऐसे समय में रीबैलेंसिंग क्या करेगा, नाउ डेट इज कंट्रीब्यूटिंग 50%, वो 30% होना चाहिए, उसमें 20% एक्स्ट्रा। अब आप डेट में से 20% निकालोगे और इक्विटी में डाल दोगे। तो इक्विटी में आप कब डालोगे, जब बाजार नीचे चला गया, जब उसने अंडर परफॉर्म किया, तो यू आर बाइंग एट अ लोअर वैल्यूएशन, लोअर प्राइसेस। तो रीबैलेंसिंग जो है वो ऑटो प्रॉफिट बुकिंग और ऑटो वैल्यू बाइंग आपके पोर्टफोलियो में लेके आता है। तो अगर आपने रीबैलेंसिंग नहीं किया, लगा दिया 70-30 करके, लेकिन उसके बाद उसका कुछ नहीं किया, देन इसका कोई यूजफुलनेस नहीं है, क्योंकि सारी एसेट क्लास इंडिपेंडेंटली चल रही है, राइट। नाउ एसेट एलोकेशन से हमें फायदा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क। सबसे पहले रिस्क कम हो गया क्योंकि मल्टीपल एसेट में हमने पैसा लगाया। इट गिव्स यू स्मूथ इन्वेस्टमेंट जर्नी, आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी, आपके पोर्टफोलियो में जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ एक एसेट क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो बन जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पोर्टफोलियो में पॉजिटिवनेस लेकर आ रहा है, तो पोर्टफोलियो के अंदर कंसिस्टेंसी और बेटर हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन यू नीड टू इंप्लीमेंट द एसेट एलोकेशन। नाउ लेट्स मूव टू द मिस्टेक नंबर 4। ये गलती हम अक्सर करते हैं जब शेयर बाजार में आ जाते हैं, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए करना क्या है, वी नीड टू बी ए रैशनल इन्वेस्टर, नॉट स्मार्ट इन्वेस्टर। अब आप कहोगे ये मुनीश भाई ये क्या कह रहे हो भाई, स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बनना है, स्मार्ट तो सबको होना चाहिए। सर शेयर बाजार में होने की, स्मार्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। यू नीड नॉट टू बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर, यू हैव टू बी ए रैशनल इन्वेस्टर। अभी स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, शेयर बाजार में लेट्स से गिरावट आई, जैसे अभी कोविड आया था पिछले साल, जब शुरुआत हुई कोविड की, तो मार्च 2020 में शेयर बाजार गिर गया। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने स्मार्टनेस दिखाई कि ये काम करते हैं, अभी मैं बाजार से बाहर निकल जाता हूँ, अभी तो बाजार और गिरेगा और मैं दोबारा इन्वेस्ट कर लूँगा। आपको ध्यान में हो जब लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, वो ऑलमोस्ट बाजार का बॉटम था। उसके बाद तो बाजार ऊपर चलना चालू हो गया, जबकि सब लोग ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन लग गया, स्मार्ट लोग स्पेशली, कि अब तो बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो लेट्स गेट आउट ऑफ द मार्केट एंड इन्वेस्ट अगेन व्हेन मार्केट फॉल डाउन। काफी लोग डर के कारण भी बाहर हो गए। तो आपको रैशनल इन्वेस्टर बनना है, ना तो आपको स्मार्टनेस दिखानी है, ना आपको फियरफुल होना है, ना आपको डरना है। क्योंकि अगर आप बाजार से गए और बाजार हो गया, यू टर्न मार गया, वहां से ऊपर चला गया, तो उसका आपको बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। मैं आपको छोटा सा एक डाटा दिखाता हूं कि अगर आपने बाजार के बेस्ट रिटर्न वाले दिन मिस कर दिए तो आपकी रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। दिस इज अगेन ए डाटा ऑफ ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। बाजार ने 15% का रिटर्न दिया, सेंसेक्स ने। मान लीजिए आप बाजार से बाहर निकले और बाजार बढ़ गया, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया बाजार ने, 10 दिन आप बेस्ट रिटर्न वाले मिस कर गए तो आपका रिटर्न 15% से गिर के 10.73% हो गया। ऑलमोस्ट आपने जो है 4.5% का रिटर्न गवा दिया। अगर आपने 20 डेज मिस कर लिए तो आपने 7.65%, ऑलमोस्ट आधा रिटर्न आपने बनाया जो शेयर बाजार ने रिटर्न दिया 25 साल में। और 20 दिन की मिसिंग जो है वो इतना बड़ा डेंट डाल गई। और 40 दिन अगर आपने मिस कर लिए साहब, तो आपने तो सेविंग अकाउंट का रिटर्न भी नहीं बनाया। तो फिर करना क्या चाहिए,
never try to time the market, remain invested is the best option. अब कैसे बने रहें बाजार में? कीप योरसेल्फ फ्री फ्रॉम द नॉइस। आप अपना एसेट एलोकेशन देखिए, आप अपना फाइनेंशियल गोल देखिए, एंड बिहेव लाइक एज अ रैशनल इन्वेस्टर, राइट? और बाजार की शोर शराबे से दूर रहिए, फिर आप इस तरह के चक्कर व्यू से बच पाओगे। और अगर आपको बाजार की वॉलेटिलिटी से डर लगता है, आप बाजार के उतार चढ़ाव से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, देन यूज द डायनामिक एसेट एलोकेशन। डायनामिक एसेट एलोकेशन क्या होता है? जैसे मैंने अभी पीछे बात किया था एसेट एलोकेशन का, एक एग्जांपल लिया था कि 70-30 का हमने रेशो बनाया। डायनामिक एसेट एलोकेशन क्या है कि ये 70-30 को हम डायनामिकली चेंज करें। एंड चेंज वो कैसे करें कि वो 70 का 80 भी कर सकते हैं या 70 का 40 भी कर सकते हैं, राइट? वो बेस्ड हो किसी मैकेनिज्म के ऊपर, किसी लॉजिकल पैरामीटर के ऊपर। तो एनजे इसमें भी आपको हेल्प करता है। एनजे ने आपके लिए एक यूटिलिटी डेवलप किया, एक सर्विस बनाया जिसका नाम रखा मार्स। मार्स इज व्हाट? म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम। तो उसके अंदर वो आपको डिफरेंट पोर्टफोलियो हमने ऑफर किए हुए हैं, जिसमें एक पोर्टफोलियो का नाम है डायनामिक एसेट एलोकेशन। तो वो क्या करता है? इट्स बेस्ड ऑन सम सर्टेन साइंटिफिक पैरामीटर। वो पोर्टफोलियो अपने आप आपका डेट और इक्विटी एलोकेशन डिसाइड करता है। तो जब बाजार महंगा है, अगर एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, तो जब बाजार महंगा है तो वो आपका इक्विटी में एलोकेशन कम कर देता है, और जब बाजार सस्ता है तो वो इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा देता है, डेट में कम कर देता है। तो उससे क्या होता है? उसकी आपकी जर्नी और स्मूथ हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर अगर देखें, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रहा है, ये निफ्टी 500 का रिटर्न परफॉर्मेंस है पिछले 7.5 साल का, क्योंकि ये यूटिलिटी सर्विस हमने 7.5 साल पहले शुरू करी थी। और ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रहा है, ये मार्स डायनामिक एसेट एलोकेशन का एनएवी मूवमेंट है। अब ये देखिए, जहां पर गिरावट आ रही है, तो यहाँ पर ब्लू लाइन में जहां शेयर बाजार में गिरावट आया, यहाँ गिरावट बहुत नॉमिनल है। हालांकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दोनों बराबर पहुंच जाते हैं। तो लेकिन ये जो ब्लू लाइन है, ये कंपैरिजन टू दिस रेड लाइन, यहाँ पर स्मूथनेस बहुत ज्यादा है। ये जो ऊपर नीचे ये जो हिल्स बनी हुई है, ब्लू लाइन में ये हिल्स बहुत कम है एज कंपेयर टू निफ्टी 500। तो जो गिरावट है वो इसमें कम है। हालांकि दोनों रिटर्न आपको उतना ही मिलेगा। पिछले 7.5 साल में निफ्टी 500 ने भी 250% का रिटर्न दिया, मतलब 1 लाख रुपए का 2,78,000 रुपया हुआ। इसमें भी डायनामिक एसेट एलोकेशन में भी सेम ही रिटर्न आया, लेकिन इसमें जो रिटर्न की जर्नी थी वो कंपैरेटिवली 100% इक्विटी के मुकाबले बहुत ही स्मूथ थी। अगर मैं ये ड्यूरेशन की, मैं 7.5 साल की एलोकेशन की बात करूं, तो एक समय ऐसा भी आया कि 25% एलोकेशन भी किया इस मॉडल ने, और एक समय ऐसा भी आया कि 85% एलोकेशन भी किया, और एवरेज एलोकेशन रहा 47%। तो आपने 50% रफली इक्विटी में रख के आपने 100% इक्विटी जितना रिटर्न बनाया, लेकिन रिस्क आपने आधा लिया। तो इस तरह के जो साइंटिफिक मॉडल्स हैं वो आपकी जर्नी को और स्मूथ कर सकते हैं। दोज कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द एसेट एलोकेशन। नाउ लेट्स मूव टू द मिस्टेक नंबर 5, मिसिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फिर स्पीकर्स को सुना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बोलते हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट मिसिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिसिंग है हमारे पोर्टफोलियो में। तो कैसे है, थोड़ा हम समझते हैं। पहले तो थोड़ा पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझे है क्या। ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि किसी ने 1,000 रुपया एक बार इन्वेस्ट किया, 10% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 20 साल के लिए। तो उसमें उसका प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल का इंटरेस्ट और उसके इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कैसे काम करता है। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। तो अगर आप पहले ये 2-4 साल 4 ईयर के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे ये येलो लाइन जो है ये तो है प्रिंसिपल, ये तो कांस्टेंट है 1000 रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन लाइन ऐड हुआ, लेकिन जो ऑरेंज लाइन है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो है ही नहीं है। तो शुरुआती दौर में आप देख रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट में, राइट। 10 ईयर में जाके अगर आप देखोगे तो आप देखोगे जितना आपका प्रिंसिपल है 1000 उतना ही आपने इंटरेस्ट भी ऐड कर लिया।
लेकिन जितना आपके प्रिंसिपल ने 1000 के ऊपर 1000 इंटरेस्ट ऐड किया, आपके इंटरेस्ट ने खुद जो इंटरेस्ट कमाया, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो भी उसने 1000 का ऐड कर लिया। आपके पैसे की वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 3000। तो अब आपका जो इंटरेस्ट है वो भी उतना कमा रहा है जितना आपका प्रिंसिपल कमा रहा है। दिस इज हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क। अब वहीं पे आप 15 ईयर में जाके देखेंगे तो प्रिंसिपल है 1000, उसके ऊपर आपने 1500 रुपया इंटरेस्ट कमा लिया 15 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो तकरीबन आपकी वैल्यू हो गई 5000 रुपया, तो आपने 2500 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट बना लिया। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके जो वैल्यू थी उतनी वैल्यू आपके कंपाउंड इंटरेस्ट ने ऐड कर दी। और 20 साल में देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट ने तो 5000 से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर दिया। सो जैसे जैसे समय बढ़ता है तब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अपना जलवा दिखाता है। तो ये जो बेनिफिट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो आपको कब मिलता है? जब आप ये 10, 15, 20 साल की जर्नी तय करते हो। पहले 2-4 साल में कुछ नहीं मिलने वाला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के नजरिए से। और ज्यादातर, मैंने ये मिसिंग वर्ड क्यों लिखा है, ज्यादातर हम सब लोग जानते हैं जॉगिंग अच्छा है हेल्थ के लिए, बट करते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग करते हैं। सिमिलरली सब लोग जानते हैं कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, बट वेरी फ्यू पीपल गेट बेनिफिट ऑफ दिस। इनफैक्ट अगर म्यूचुअल फंड में तो एक डाटा के हिसाब से तकरीबन 85 to 90% जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल के अंदर रिडीम हो जाती है। म्यूचुअल फंड छोड़िए, फिक्स डिपॉजिट में भी अगर आप देखेंगे तो 80% जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं वो 3 साल या उसके कम समय के लिए होते हैं। इसीलिए मिसिंग है पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे इन्वेस्टमेंट में। वॉरेन बफेट साहब का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उनका मोर देन 90% ऑफ जो वेल्थ बना है वो उनकी 50 साल की उम्र के बाद बना है। 85 बिलियन का नेटवर्थ है उनका। तो देखिए, जब वो 66 साल के थे 17 बिलियन था, 72 साल के हुए वो डबल हो गया, 83 ईयर के हुए वो ऑलमोस्ट उसका भी डबल के करीब हो गया, उससे थोड़ा कम हुआ। 88 के लिए हुए वो 85 बिलियन हो गया 58 से। तो ये जो है क्या है, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हमारे पोर्टफोलियो में मिसिंग है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आपका गोल डिफाइन है, जो हमने सबसे पहले बात करी थी, और आपका एसेट एलोकेशन क्लियर है, डिफाइंड है, और आप उसको डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो कर रहे हो, तो आपको 10, 15, 20 साल का कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए गोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आप क्लियर हो कि मैं 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है, मुझे ये मिलने वाला है, तब आपको कंपाउंडिंग मिलेगा। 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं मिलने वाला है। नाउ लेट्स मूव टू द 6th मिस्टेक, नॉट प्रोटेक्टिंग योर फाइनेंशियल प्लान। ये गलती के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, और पता है तो फिर भी हम जानबूझ के ये गलती कर रहे हैं। आपने फाइनेंशियल प्लान बना लिया, आपने उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन अपने हिसाब से बना लिया, इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया, रियल रिटर्न भी बनाना शुरू कर दिया, सब कुछ आप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो। लेकिन लाइफ इज अनसर्टन। लाइफ के अंदर कई तरह के रिस्क हैं। डेथ का रिस्क है, डिसीज का रिस्क है, डिसेबिलिटी का रिस्क है, राइट, कोई डैमेज का रिस्क है। तो 2 रिस्क की मैं बात करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिए कि हमारी फैमिली जो है, मान लीजिए ये परिवार है और ये उसका मेल मेंबर है, अर्निंग मेंबर है, तो घर का EMI, घर का खर्चा, बच्चों की शादी, दवा दारू, गाड़ी का EMI, बच्चों का पढ़ाई, ये सब इस पे डिपेंडेंट है। भगवान ना करे अगर ये नहीं रहा तो ये फैमिली जो है ये सब चीजों का कैसे वो गुजारा करेगी, कैसे उसको प्लान करेगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए आपके पास एक एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, जो आपकी एब्सेंस में आपके फैमिली की ये सारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी टेक केयर करेगा। और कितना एडिक्वेट इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? बहुत सिंपल है, जितना आप सालाना अर्न कर रहे हो उसका 15 to 20 टाइम्स का आपका इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। लेट्स से आप 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हो तो 15 to 20 टाइम्स मीन्स 1.5 से 2 करोड़। वाई इतना बड़ा अमाउंट क्यों चाहिए? मान लीजिए भगवान ना करे ब्रेड अर्नर को कुछ हो गया
तो परिवार को 1.5 करोड़ रुपया मिला। अब वो 1.5 करोड़ रुपए को अगर कोई एक फिक्स जगह पे भी इन्वेस्ट कर देगा तो भी उसके ब्याज से आराम से वो 10-12 लाख का एक इनकम आता रहेगा, जिससे इस परिवार के सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए ये 15 से 20 गुना का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। और दूसरा आपको प्रोटेक्शन कैसे करना है अनसर्टेनिटी से, वो है हेल्थ इंश्योरेंस लेके, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस इज इक्वल टू वेल्थ इंश्योरेंस। बीमारी किस एज पे आएगी ये किसी को नहीं पता है और ना ही किसी से पूछ के आने वाली है, लेकिन बीमारी के लिए अगर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं हो तो वो आपका घर खाली कर सकती है। और फाइनेंशियल प्रेपरेशन कैसे होती है? बाय बाइंग एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा कि जो आपके बीमारी के ऊपर जो हॉस्पिटल का एक्सपेंस होने वाला है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और अब तो कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट? सो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस विच इज अ प्योर फॉर्मेट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये दो होने बहुत जरूरी हैं टू प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल प्लान। अदरवाइज ये अनसर्टेनिटी आपके पूरे फाइनेंशियल अरेंजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, राइट? काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इंश्योरेंस लेना कब चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये एक स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो टर्म प्लान है, मान लीजिए एक 2 पर्सन है, एक है मिस्टर लेट और एक है मिस्टर अर्ली। मिस्टर अर्ली ने 30 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए का एक टर्म प्लान लिया, 65 साल की उम्र तक के लिए, मतलब 35 साल के लिए उन्होंने वो पॉलिसी ली। अब हर साल उनको प्रीमियम देना है रफली 17,000 रुपीज एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 35 ईयर। अब मिस्टर लेट हैं थोड़े स्मार्ट, उन्होंने कहा अभी तो मैं बहुत यंग हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। वो जब 40 साल के हो गए तब जाके उन्होंने इंश्योरेंस कवरेज लिया। तो उन्होंने कहा भाई देखो, मैंने तो हर साल का 17,000 रुपया बचा लिया जो ये मिस्टर अर्ली ने पिछले 10 साल में दिया है। अब उन्होंने भी 65 साल की उम्र के लिए अगले 25 साल के लिए इंश्योरेंस कवरेज लिया, लेकिन उनको अब अगले 25 साल प्रीमियम देना पड़ेगा 27,000। मिस्टर अर्ली ने 30 साल की उम्र में लिया था, उनको हर साल 17,000 देना है, इनको 27,000 देना है। तो ये अगले 25 साल तक अब 10,000 ऑलमोस्ट इससे ज्यादा देंगे। तो इन्होंने 25 साल में जो प्रीमियम दिया वो मिस्टर अर्ली के 35 साल के प्रीमियम से 90,000 रुपया एक्स्ट्रा है। सो गेट इंश्योरेंस अर्ली एट ए रीजनेबल प्रीमियम रेट। तो जल्दी लेने से क्या फायदा है? एक तो आपका पैसा बच रहा है, जो कहीं पे काफी लोग सोचते हैं कि मैंने पैसा बचा लिया, मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया, 1 साल और निकल गया। एक तो पैसा आपका बच रहा है अगर आप आज इंश्योरेंस ले रहे हो, और दूसरा क्या है, आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन हो रहा है। वो 10 साल का रिस्क आपके परिवार ने नहीं उठाया, वो आपने रिस्क इंश्योरेंस कंपनी पे डाल दिया। इसीलिए जितना अर्ली हो सके, जितना यंग एज में हो सके, उतना जल्दी आप इंश्योरेंस लीजिए। हो सकता है एक मिडिल एज में जाके इंश्योरेंस मिले भी ना, क्योंकि कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन ऐड हो जाती। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, टेक अ इंश्योरेंस कवरेज एट द अर्ली एज। नाउ लेट्स मूव टू द माय लास्ट point, mistake number 7, last but not the least, mismanaged cash flow. This is something we need to learn very clearly. तो इससे ये क्या है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि इन्वेस्टर की टाइप्स क्या हैं, या हमारी एज अ नॉट एज अ इन्वेस्टर, एज अ इनकम अर्नर हमारी टाइप्स क्या हैं। तो मैंने 3 कैटेगरी में लोगों को बांटा है। एक है इनकम रिच एसेट पुअर। अब ये वो लोग हैं जो कमाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें कि उनके पास है क्या, तो एसेट वाइज वो पुअर हैं, हाथ उनके खाली हैं। ज्यादातर इसमें यंग लोग आते हैं, तो उनके पास ना तो इमरजेंसी का कोई क्वेश्चन है कि अगले 5 महीने का भाई इमरजेंसी का आपके पास अरेंजमेंट है, फंड्स हैं, तो दे आर नॉट हैविंग दैट। दे आर अनप्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल गोल्स ऑल्सो। किसी गोल के लिए कोई भी एसेट उन्होंने अभी बनाया नहीं है, राइट? तो ये कैसे होता है? ये तब होता है जब आप अर्निंग अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान नहीं कर रहे हो, और जो कमा रहे हो आप उसको जो है यूज कर रहे हो, उसको स्पेंड कर रहे हो, राइट? जैसे मान लीजिए कोई 1 लाख कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो 10,000 रुपया अभी सेविंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? अब ये कैसे होता है कि वीकेंड पे दोस्तों के साथ घूमने गए, फैमिली घूमने गई और 10,000 15,000 का खर्चा कर दिया,
which may be avoidable, right? But every weekend ऐसा हो रहा है तो एंड ऑफ द डे सारा पैसा खर्च हो रहा है. सो दे आर इनकम रिच एसेट पुअर. दूसरा कैटेगरी है एसेट रिच बट इनकम पुअर. इसमें यंग लोग भी आ सकते हैं और इसमें ओल्ड एज लोग भी आते हैं कि एसेट तो है लेकिन इनकम इतना नहीं है, पैसा इतना नहीं है कि अपना सर्वाइवल बढ़िया से हो सके. तो मान लीजिए कोई ओल्ड एज है, उसके पास घर तो 2 करोड़ रुपए का है लेकिन उसके पास इनकम नहीं है कि वो एक बढ़िया सी अपनी जो हाउस होल्ड है, खर्चे हैं, उनको बहुत अच्छे से, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को अच्छे से कर पाए और एक पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ जी सके. तो कहने को तो एसेट है बट एसेट के द्वारा इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो दैट कम्स अंडर एसेट रिच इनकम पुअर. अभी यंग पर्सन इसमें कैसे आता है कि लेट्स से 1 लाख रुपया कमा रहा है, घर ले लिया, उसका EMI ही 60,000 रुपया बन गया, 70,000 रुपया बन गया. तो दे आर इनटू द हाई डेट ड्यू टू द एसेट एक्वायरमेंट. तो वो एसेट जरूर वो बना रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उनका जो करंट है, जो आज जो है, उसके वो परेशानी में चल रहा है. तो दे आर ऑल्सो एसेट रिच इनकम पुअर. तो हमें होना चाहिए एसेट रिच इनकम रिच. So we need to well prepared for the future financial needs and enjoy the current financial status also. अब इसको करें कैसे? Point is that कि इसका solution क्या है? Solution बहुत simple है साहब. You have to follow 3 bucket concept. आपको क्या करना है, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, लोग गुल्लक लगाते थे अलग अलग चीज के लिए, तो हमें वहीं वापस जाना है. तो हमें क्या करना है, हमें 3 गुल्लक लगा लेने एक तरह से. हमें 3 बास्केट बनानी है और अपनी इनकम को उन 3 बास्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. पहला बास्केट है हाउस होल्ड खर्चे का. उसके अंदर कितना आपका जाना चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए. आइडियल रेशो है पर्सन टू पर्सन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट आइडियली इसके अंदर आप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेंगे. तो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस आपकी इनकम का 30 से 40% के अंदर मैनेज होना चाहिए, जो आपके घर के खर्च हैं, बच्चे की फीस है, जो भी है, राइट. EMI टू अक्वायर एसेट, ये दूसरा बास्केट है. इसमें आपकी कुल इनकम का 30% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट. जैसे मैंने अभी पीछे बात की एसेट रिच इनकम पुअर, तो वो तब होता है जब यहां पर हम हाई एलोकेशन कर देते हैं. कहने को बैंक आपको आपकी इनकम पे 50% का EMI दे देगा. आप 1 लाख कमा रहे हो, वो 50,000 रुपए की EMI तक की आपको लोन ऑफर कर देगा, बट दैट डजंट मीन कि आप 50% EMI दो. ये मैक्सिमम 30% होना चाहिए, उसके नीचे नीचे आपको मैनेज करना है. और इसमें EMI कौन सा आएगा, जिससे कोई एसेट बन रहा हो. आप आईफोन का EMI दे रहे हो, वो इसमें नहीं आएगा. नॉट इवन योर कार EMI, बिकॉज दैट इज नॉट एन एसेट, दैट इज ए डेप्रिशिएटिंग एसेट, दैट इज नॉट क्रिएटिंग समथिंग. वो तो आपके पैसे की वैल्यू को कम कर रहा है, तो वो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस में आएगा, राइट. Here asset is you are creating a house for your family, then it is a asset. तो उसका जो EMI है 30% तक होना चाहिए. And investment for your financial goals between 30 to 40%. अगर आप इस रेशो में अपनी इनकम को मैनेज कर लें तो 30-40% आप फाइनेंशियल गोल में इन्वेस्ट कर लें, तो आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स बड़े आराम से पूरे हो जाने वाले हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज पर योर नीड्स. And you will have a current peaceful present today as well as a very glorious or very you can say enjoyable happiest life in the future also. So with these words I would like to thanks to all of you. आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में आज वैल्यू एडिशन हम जरूर कर पाए होंगे. आई एम थैंकफुल टू ऑल NJ पार्टनर जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल किया और हमें और आपको मुझे और आपको मिलाया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. So I am also want to thanks K Secure and Pawan Teja ji, मेरे साथ स्क्रीन पर भी हैं अभी. तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी आपको इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ ऑलरेडी दे आर सर्विंग यू
राइट। और स्पेशली अगर हम फाइनेंशियल में बात करें तो आपके प्रोटेक्शन पार्ट को तो वो पहले से ही मैनेज कर ही रहे हैं। तो अभी ये नया वेंचर जो है उनका, वो आपको वेल्थ क्रिएशन जर्नी में भी लेके जाने वाला है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा स्पेसिफिकली फॉर तनेजा साहब एज वेल एज द के सिक्योर एज अ ऑर्गेनाइजेशन, कि if you are investing with them, one thing I can ensure you कि you are doing your wealth creation journey through a very right and safe hands, which is most important in the wealth creation process। कि जो आपका सारथी है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। जिसने आपको दिशा देनी है, आपको गाइड करना है, उसका काबिल होना, उसका सच्चा होना, ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। और यही इनकी ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुआ है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको जो एज अ एडवाइज़र भी जो हमें जो चैलेंजेस फेस होते हैं कि समटाइम वी डोंट गेट द राइट काइंड ऑफ एडवाइस, कि लोग आके हमें सेल करके चले जाते हैं, कभी कोई बैंकर, कभी कोई और, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक सिंसियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हो, जहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करोगे। ऑलरेडी आपका एक रिलेशन है, एक गोइंग, उसमें एक एड ऑन होने वाला है, और वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के अंदर। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आप लोग कनेक्टेड हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, हो सकता है। तो हमारी एक फैसिलिटी है पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस। ये सर्विस के अंदर क्या है कि आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका एक तरह से आपको तनेजा साहब की टीम एक हेल्थ चेकअप करके देगी। तो उस हेल्थ चेकअप के अंदर क्या होगा कि दे विल गिव यू अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ योर इंटायर पोर्टफोलियो, कि आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसा रहा जो आप कर रहे हो ऑलरेडी। मे बी यू आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर, 5 ईयर और मे बी 10 ईयर्स। तो काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता होता कि मैं जो इतने साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअल में कितना रिटर्न बनाया, मेरे पोर्टफोलियो का IRR क्या है, राइट। सो बाय शेयरिंग ए वेरी स्मॉल रिपोर्ट विच इज़ कॉल्ड कैश, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, तनेजा साहब की टीम आपको हेल्प करेगा कि कैसे यू कैन गेट दैट बाय जस्ट शेयरिंग योर पैन नंबर एंड ईमेल ID। ही विल गेट यू ए PDF फाइल, और अगर वो आप उनकी टीम को शेयर करोगे तो उसके थ्रू वो आपके पोर्टफोलियो का एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप करके आपको देंगे। और उसमें एक एक फंड का भी हेल्थ चेकअप का एनालिसिस आपको मिलेगा कि जिन फंड्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है उनमें से कौन से फंड अच्छे हैं, यू कैन कैरी ऑन विद देम, दे आर द गुड फंड। और अगर कोई उसमें अंडर परफॉर्मिंग स्कीम है तो वो कौन सी है, सो दैट आप पुअर परफॉर्मर को अपने पोर्टफोलियो में से रिमूव करके गुड परफॉर्मिंग स्कीम में शिफ्ट हो पाओ। तो कहीं ना कहीं ये एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं जरूर आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यू मस्ट कॉन्टैक्ट विद के सिक्योर फॉर दैट, सो दैट आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में भी अगर कुछ अच्छा किया जा सकता है, अगर उसके अंदर कोई लिमिटेशन है उसको दूर किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट टू डू दैट फर्स्ट। अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहे बाद में करिएगा, आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कर रखा है आप उसको बेहतर करने की कोशिश करिए। सो विद दिस वर्ड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, थैंक्स टू पवन जी स्पेशली, कि उनके सहयोग से, उनकी सारी टीम के एफर्ट से आज हम रूबरू हो पाए, एक दूसरे से मिल पाए। एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वी कैन टेक दैट क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर बेस्ट आउट ऑफ माय नॉलेज। थैंक यू। थैंक यू मुनीश सर। आई थिंक एक बहुत ही ओवरऑल नॉलेज इंक्रीजिंग सेशन था ये, और कुछ चीज़ें तो मेरे लिए भी नहीं थी, बिकॉज यू नो एवरीबडी हैज़ बीन इन्वेस्टिंग सम और द अदर वे। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स आपकी इस प्रेजेंटेशन के दौरान नोट किए हैं, विच आई एम श्योर नॉट ओनली मी, इट विल हेल्प ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो इसमें सुन रहे थे। और ख़ास करके जो आपने वो इनकम रिच और एसेट रिच वाला जो कॉन्सेप्ट समझाया है, इट वाज रियली वंडरफुल।
और अभी तक हम जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते आ रहे हैं इतने सालों से, और आपने भी उसको एक टच पॉइंट दिया है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को. And it is still very, surprising fact that in spite of there being 27 insurance companies into life insurance and as many companies in the general insurance also, even जो life insurance की जो आपने एक उसमें बात जो करी थी, उसमें even today इतना पब्लिसिटी और इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज होने के बावजूद भी जो लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है, इट इज इवन लेसर देन 5%. तो ये Yes. जो हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, उसमें उसको तो वो तो जर्नी भी बहुत लंबी है. एंड अकॉर्डिंग टू वन वेरी रिसेंट स्टडी आई वाज रीडिंग, 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज लेस देन 35 इयर्स ओल्ड नाउ. तो इस तरह के जो सेशंस हैं, जैसे आप कंडक्ट किया आपने आज ये वाला सेशन, आई थिंक इट इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प ऑल दी पार्टिसिपेंट्स टुडे एंड इन फ्यूचर, बिकॉज वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग सच सेशंस regularly now. Webinars are the need of the time now. तो बहुत नॉलेज में हमारी अपने बहुत हेल्प हुई है, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू सर फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल सेशन. और हाँ, एक चीज़ जो आपने भी जिक्र किया, मैं भी उसका एक दोबारा से रेफरेंस करना चाहता हूँ, दैट यस, वन पर्टिकुलर थिंग इन माइंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस वेंचर वाज that we wanted to build this K-Secure FinServe on 3 principles, which you also touched upon. The first is trust, which is very important for any business relationship to establish, And second is transparency. So since we got associated with NJ Wealth, so we've seen this, that they, NJ Wealth company is as focused to have a very very transparent dealings with all its customers, even its investors, even the partners. So we are very happy that we have NJ Wealth as partner. And the third is technology. Nobody can deny that today the technology is the need of the hour. घर बैठे ही सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, सब इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पे हो रहे हैं, सारी बैंकिंग सर्विसेज हम आज की डेट में अवेल कर रहे हैं. So never could have anybody imagined that we will see such kind of time where we are not able to go out and avail all the services. तो कुछ भी अब रुक नहीं रहा है. Last April when we were sitting at homes, then we were all very scared कि क्या होने वाला है, बाहर कैसे जाएंगे, काम कैसे करेंगे. But I think most of the services have resumed almost 70-80% now, but it is all because of the technology. तो ये जो एक हम वो लेके चल रहे हैं, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी, ये आई थिंक हमारा कोर मंत्रा है फॉर आवर कंपनी. और वंस अगेन थैंक यू मनीष जी. आई वुड जस्ट लाइक टू चैतन्य जी टू यहाँ पर एक चीज और मैं पवन जी जरा एक टच करना चाहूँगा. जो मैं बात कर रहा था कि जो सारथी है बड़ा इम्पोर्टेंट है ना. Now how to check this? जैसे जो आज का जो इवेंट है, अगर हम अभी currently what we are doing, what you have done in this entire event, you have contributed in the people financial knowledge, है ना. ये पूरे आज सेशन के अंदर we have only created awareness. We didn't talk about any product. हमने कोई किसी प्लान को नहीं डिस्कस किया कि ये कंपनी का प्लान है जी, इसके ये फीचर हैं, ये आपको ये लगाओगे ये मिलेगा, ये लगा लो आपके लिए अच्छा है ना. बट what was the entire objective of this session which you have organized for the people, कि you want to contribute in their financial knowledge so that वो गलतियां ना करें, उनका नुकसान ना हो, राइट. अच्छा एक्सपीरियंस हो इन द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, है ना. सो ये इटसेल्फ एक ये चीज दर्शा रही है, प्रूव कर रही है कि आप कितना ट्रांसपेरेंटली आपका ऑर्गेनाइजेशन लोगों की वेलनेस के बारे में सोच रहा है इन फॉर्म ऑफ देयर फाइनेंशियल हेल्थ, राइट. सो इट इटसेल्फ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड कि with which kind of player I am going to associate if I am investing through the K-Secure. Thank you sir, thanks for the kind words. Yeah, Manish sir, we have some questions. जी, तो मैं कुछ सवाल लेता हूँ, और पवन जी आप भी आसान सवाल लेना, बहुत ज्यादा कड़क सवाल मत लेना.
Good thing about good thing about today's session was कि lot of participation I have seen कि at least सब लोगों ने अपनी जो प्रेजेंस है उसको फील करवाया. They have appreciated the session. अगर आप शुरू से देखें तो we have got a very nice compliment like this, right? तो मैं थोड़ा यहाँ पे सबके नाम भी लाना चाहूँगा जिन्होंने सेशन को काफ़ी अप्रिशिएट किया, लाइक सुबेश सिंह जी, लाइक अभिनव जी, राजन धीर जी, राइट. तो मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोशिश करूंगा कि मोस्टली लोगों के नाम यहाँ स्क्रीन पे आ जाएं. राघवीर जी, अमिताभ अमिताभ मोहन जी एंड निखिल जी, राइट. सो उसके बाद हमारे पास कुछ सवाल आना शुरू हुए, राइट. सो मैं अभी आपके सामने कुछ सवाल लेके आता हूँ सर. Just 1 minute. Great going. Yeah, hear this video. Okay, great. And ठीक है. So let's go for first question, sir. So this was the first question by Sanjeev Saini ji. Sanjeev Saini ji ने कहा था, sir, please advise if we have already invested in any mutual fund for a long time, but now mutual fund is not well performed. और आगे उन्होंने ऐड किया था कि एसआईपी हो चाहे लमसम हो, मतलब दोनों के अंदर ये दिक्कत आ रही है, तो क्या करना चाहिए? तो सर ये ऐसे है, जो मैंने लास्ट में एक चीज़ ऐड करी कि पोर्टफोलियो रिव्यू हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको यूज़ करें, उस सर्विस को. क्योंकि होता क्या, कोई भी फंड ना लाइफ टाइम ना तो अच्छा है, ठीक है, ना वो बुरा है. हर फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है और उसके लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट, जब उसका उस इन्वेस्टमेंट के जो अनुसार अगर इन्वायरमेंट आता है तो वो फंड अच्छा परफॉर्म करता है, वो ऑब्जेक्टिव अच्छा रिटर्न देता है. और जब उसके एडवर्स इन्वायरमेंट आता है तो वो फिर वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता. तो हर फंड का एक तरह से एक साइकिल होता है. तो आपको जो है लाइफ टाइम किसी फंड में नहीं बने रहना, पहली चीज तो ये है, ठीक है. अब कौन से फंड का कब साइकिल है, कब किस में बने रहना जरूरी है, कब उसमें से स्विच होना चाहिए, ये उसको देखकर ही पता चलेगा एग्जैक्टली कि व्हाट काइंड ऑफ फंड यू है. और उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि आप अपने फंड्स की डिटेल जो है के सिक्योर के साथ, पवन जी के साथ, उनकी टीम के साथ शेयर करिए, एंड दे विल हेल्प यू टू व्हाट टू डू इन दैट. इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आई कैन से, जैसे एक टाइम पे कहते होते थे ना कि आप शेयर ले लो और उसको संदूक में रख दो और भूल जाओ. इफ आई गो 2-3 डिकेड्स बैक तो ऐसे कहा जाता था कि अच्छी कंपनी का शेयर ले लो और उसको ताला मार के रख दो संदूक के अंदर और भूल जाओ, तो 20-25 साल बाद देखोगे क्या वेल्थ बनेगा, राइट. वो कॉन्सेप्ट आज नहीं चलता. टुडे इज अ वेरी डायनामिक वर्ल्ड. You have to be very alert. तो you have to be very proactive, ठीक है. तो ऐसे टाइम पे आपको उसको टाइमली रिव्यू करना, उसको देखते रहना बहुत ज़रूरी है. तो वो शादी कर ली शेयर के साथ, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए जो है अब आपको नाउ स्टॉक इज लाइक एज ए गर्लफ्रेंड, कीप ऑन चेंजिंग. सो इट इज अ डिफरेंट एग्जांपल. तो बट यू गॉट द पॉइंट. आपको उसको टाइमली रिव्यू करना बहुत जरूरी है, और अगर उसके लिए इन्वायरमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसको टाइम पे चेंज करना भी जरूरी है. एंड के सिक्योर टीम एंड एनजे वी ऑल विल हेल्प यू इन डूइंग दैट. जी चैतन्य जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Chaitanya ji, are you there? I think शायद थोड़ा Chaitanya. Yeah. There's another question. So we have another question, sir, from Nitya Mohan ji. Are these facility available to NRI like from Germany or other place of Europe? Do we need to open an NRO account in Indian bank? Yeah. So NRI can invest in mutual funds
they can have a online account also with NJ, जिसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आपके पास ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपका जो है NRO या NRE, इन दोनों में से कोई एक अकाउंट होना जरूरी है। NRO अकाउंट फॉर द इंडियन मनी एंड NRE फॉर द ओवरसीज जो करेंसी है, राइट, अदर देन इंडियन जो करेंसी है उसके लिए होता है। तो दोनों में से कोई एक अकाउंट होना आपके पास जरूरी है, फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट जो था विकास माथुर जी ने कहा है, पवन, हाय पवन सर, माय बेस्ट विशेस फॉर दिस एंडेवर। थैंक यू सो मच विकास जी। रजत वर्मा जी पूछ रहे हैं कि मल्टीपल SIPs आर मच बेनिफिशियल और सिंगल SIP फॉर ऑल ओवर को क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है रजत जी आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू यू फॉर दिस क्वेश्चन। मल्टीपल SIP होना चाहिए सर, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो सिंगल क्यों नहीं होना चाहिए, पहले अगर मैं उस पॉइंट को कवर करूं। सिंगल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो कहते हैं कि नेवर पुट ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट। आपने एक ही फंड मैनेजर पे दाव खेला या एक ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे आपने इन्वेस्टमेंट किया और बाय चांस वो नहीं चला, तो क्या होगा, आपका सारे का सारा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो अब इस रिस्क से कैसे बचें? इस रिस्क से बचने का तरीका क्या है? डिवर्सिफिकेशन, कि डिवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल थिंग्स, राइट। तो आप एक फंड मैनेजर पे या एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे इन्वेस्ट करने की बजाय आप 5 SIP करिए। अलग अलग फंड हाउस की करिए, एक कोटक की कर ली, एक HDFC की कर ली, एक रिलायंस की कर ली, एक एक्सिस की कर ली। अलग अलग आप जो है फंड मैनेजर के ऊपर इन्वेस्ट करिए और अलग अलग कैटेगरी में करिए। कुछ लार्ज कैप में किया, कुछ मल्टी कैप में किया, एज पर योर रिस्क एपेटाइट, कुछ मिड कैप या स्मॉल कैप में किया। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि आप एक ही फंड मैनेजर या एक ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो रिस्क कम होगा। दूसरा क्या होगा, आपके रिटर्न भी बेहतर होंगे क्योंकि कौन सी चीज आउट परफॉर्म कर जाएगी यू डोंट नो। तो कभी लार्ज कैप बढ़िया चलता है, कभी मिड कैप बढ़िया चलता है, और अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड हो हर चीज के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके पोर्टफोलियो में हमेशा ही अच्छा करने वाला रहेगा। तो आपका परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगा, कंसिस्टेंट भी रहेगा और रिस्क भी कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप 25,000 का SIP कर रहे हो और आप उसको 10 फंड में बांट दो, ऐसा भी नहीं करना है। कोशिश करिए 4-5 स्कीम तक उसको लिमिटेड रखिए। सो दिस इज हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड। जी, कनिका मोहन, दे हैव एप्रिशिएटेड द सेशन एंड नित्या मोहन जी ने भी कहा है कि थैंक यू फॉर द वेंचर एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार। सो पवन जी, आपके वेंचर के लिए बहुत शुभकामनाएं आ रही हैं सब तरफ से। एंड विशाल भास्कर जी का सवाल है सर कि इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एज मार्केट हैज स्टार्टेड शोन डी ग्रोथ? 50,000 से नीचे चला गया बाजार। बहुत, ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है विशाल जी ने। इसको दो तरीके से देखिए। इस सवाल का आंसर मैं दो तरीके से करूंगा। एक तो जो है, जैसे विशाल जी ने कहा कि वो पूछ रहे हैं कि समय सही है कि नहीं, और बाजार साथ में उन्होंने बताया कि बाजार जो है डी ग्रोथ मतलब नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, अगर एक जनरल वे में अगर हम देखें, एक चीज मान लीजिए 50 रुपए की थी, ठीक है, उसका दाम कम होके 45 रुपए हो गया। सेंसेक्स कुछ टाइम पहले 53,000 52-53,000 था, अभी शायद 48-49,000 हो गया। तो कुछ 4-5 हज़ार का उसके अंदर अपने पीक लेवल से, अगर हम पिछले 1-2 महीने में जो पीक था उससे देखें तो वहां से थोड़ी गिरावट आई है 4-5 हज़ार की। तो आप इसको एक लेमन लैंग्वेज में समझिए कि एक चीज 50 रुपए की थी, वो 45 रुपए की हो गई। और अगर मुझे खरीदनी है तो 50 सही समय है उसको खरीदने का, जब वो 50 रुपए की थी, या जब वो 45 रुपए की थी वो सही समय। तो आंसर इज वेरी सिंपल कि जब वो 45 की सस्ती मिल रही है वो ज्यादा अच्छा समय है खरीदने का, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए
मैं 45 पे खरीद लूं और ये 40 की हो जाए, ठीक है। अब ये एक सवाल आता है कि भाई ये तो 45 की तो हो गई, ये 40 की भी तो हो सकती है, तो क्यों ना मैं उस दिन खरीदूं, ठीक है। तो ये एक सवाल आता है। ये सवाल को दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है। देखिए, बॉटम किसी को नहीं पता, मैंने अपने सेशन में भी एक बात करी, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, राइट, वो भी एक मिस्टेक है। बॉटम किसी को नहीं पता है, तो फिर क्या करें? दो तरीके। एक तरीका क्या है, सारा पैसा आज मत इन्वेस्ट करिए। आपको अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करिए, आप 25-30 रुपए अभी लगा दीजिए, बाकी के जो आपके 70-75 रुपए बचे उसको आप सिस्टेमेटिकली इन्वेस्ट करिए, जैसे SIP हुआ, या फिर एक और ऑप्शन होता है कि आपके पास एक लमसम अमाउंट है, लेट से 10 लाख रुपया है, तो आप 10 लाख का 10 लाख में से 25-30 लाख आप 25-30%, 2.5 से 3 लाख रुपया आप इक्विटी फंड में डाल लीजिए जो कि शेयर बाजार में लग रहा है। बाकी का जो 7.5-7 लाख रुपया बचा उसको आप एक डेट फंड में डालिए और वहां से इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि हर हफ्ते उसमें से फिक्स अमाउंट, लेट से 10,000 रुपया या 20,000 रुपया हर हफ्ते इक्विटी में ट्रांसफर होता रहे, ठीक है। अब आपने 20,000 कहा हर हफ्ते ट्रांसफर होता रहे, और 7 लाख रुपया अगर आपने डेट में रखा है जो आपको एक FD के बराबर रिटर्न दे रहा है जब तक डेट में पैसा पड़ा है, तो 35 हफ्ते के अंदर आपका पैसा जो है ऑलमोस्ट 7-8 महीने के अंदर, आपका 8 महीने में आपका पैसा इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर 8 महीने में बाजार नीचे गया, क्योंकि आप हर वीक इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो नीचे के दाम पे आपकी बाइंग होगी, जो वो आपकी ओवरऑल जो परचेजिंग प्राइस है, जो कॉस्ट है, उसको काफी नीचे ले जाएगी, तो आपकी ऑटो टाइमिंग हो जाएगी। तो एक तो तरीका ये है रेदर देन कि वेट करें मैं गिरेगा मैं तब लगाऊंगा, वो हाथ में बाजार कभी आता नहीं। दूसरा तरीका क्या है, मैंने एक शेयर भी किया था अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, डायनामिक एसेट एलोकेशन। हमने एक आपके लिए सर्विस बनाया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर, साइंटिफिक पैरामीटर के बेस पे हमारा एक मॉडल है, वो आपको सजेस्ट करता है कि इक्विटी और डेट की रेशियो क्या रखी जाए। तो जब बाजार एक्सपेंसिव है तब बाजार में रिस्क ज्यादा है, तो उस समय वो इक्विटी ऑटोमेटिकली कम कर देता है, और जब बाजार सस्ता है, मतलब बाजार में अपॉर्चुनिटी है, तब वो इक्विटी में पैसा बढ़ा देता है। तो आप सीधा ही 10 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, वो आपकी करंट सिचुएशन, बाजार की सिचुएशन के हिसाब से आपका इक्विटी और डेट में बांट देगा, और जब बाजार नीचे आएगा अपने आप डेट से इक्विटी में कर देगा। तो साइंटिफिक मॉडल होगा तो वो करना आसान रहेगा। अगर हम खुद डिसाइड करने जाएंगे, मान लो आज कोई ऐसा सोचता है कि सेंसेक्स तो ना 40,000 आ जाएगा और मैं उस दिन लगाऊंगा, और एक पल के लिए अज्यूम कर लीजिए सेंसेक्स 40,000 हो गया, उस दिन वो सोचता है देखना हो गया ना 40,000, अब ये 30,000 होगा, इन्वेस्ट वो उस दिन भी नहीं कर पाएगा और वो बाहर ही बैठा रह जाएगा, और बाद में मलाल होगा कि काश मैंने उस दिन लगा लिया। तो साइंटिफिक मॉडल में क्या है, हम इस तरह के डलाइमा से, चक्रव्यूह से बच जाते हैं, और रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी बेहतर बन पाता है। तो ये दो मेथड हैं जो मेरे हिसाब से आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा सूटेबल है इन्वेस्टमेंट के। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। अमिताभ मोहन जी पूछ रहे हैं कि एज इक्विटी गिव्स मच हायर, then why do asset allocation keep everything in equity? So as I shared earlier, never put all eggs in a single basket. शेयर बाजार में सारा पैसा इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल कितनी दूर हैं। शेयर बाजार ऐसी चीज है, हो सकता है 10 साल तक आपको 0 रिटर्न आए, और हो सकता है 1 साल में 100% रिटर्न आ जाए। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, किसी और का छोड़ता हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक फंड लॉन्च हुआ आज से 8 साल पहले, राइट, रिलायंस स्मॉल कैप फंड। वो फंड में मैंने मेरे बेटे के नाम पे SIP शुरू किया जिस दिन वो फंड शुरू हुआ। कोई भी फंड शुरू होता है 10 रुपए से शुरू होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। वो 8 साल या 7 साल एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट रफली इतना टाइम हुआ। उसका जो मैंने SIP किया, यू वुड नॉट बिलीव, 4 साल तक
उस फंड का एनएवी 10 रुपए से नीचे ही रहा, पहले दिन से ही एनएवी नीचे चला गया और 4 साल तक 10 रुपए वापिस ही नहीं आया, 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए यहां पर चलता गया, राइट। हर जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो और नेगेटिव होता जा रहा है, तो 4 साल का भी रिटर्न नेगेटिव था। अब एक लेमैन के अंदर इतनी पेशेंस है कि वो 4 साल तक अपनी एसआईपी को नेगेटिव में कंटिन्यू रख पाए, वो शायद कम है, कुछ लोगों में है, 5-10% लोगों में होगी, बट मास लेवल पे वो चीज नहीं है। तो उस टाइम पे फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए सारा पैसा मैंने इक्विटी में ऐसे सिनेरियो में लगा दिया, तो हो सकता है मेरा पेशेंस जवाब दे जाए, मेरा कॉन्फिडेंस शेकन अप हो जाए और मैं बाहर निकल जाऊं। और 5वें साल क्या हुआ, वो फंड का एनएवी 20 रुपए क्रॉस कर गया 5वें साल में, तो 1 साल में 150% का रिटर्न आ गया, जो 8 रुपए पे था वो 20 रुपए से ऊपर पहुंच गया, राइट। तो यू नेवर नो कि आप निकले और उसके बाद बाजार दौड़ गया, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है कि आपके फाइनेंशियल गोल का टाइम आ गया, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आप 100% इक्विटी में बैठे हो और बाजार क्रैश हो गया, बाजार नेगेटिव है और आपकी मजबूरी है, आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, आपको नेगेटिव में, लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा। इसीलिए डिवर्सिफाई करो, ठीक है जी, कि अगर आपको इमरजेंसी कोई अनप्लान्ड आपका रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, जो आपका अगर बाय चांस उस टाइम पे इक्विटी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपके पास ऑप्शन हो, चलो ठीक है, मैं ये जरूरत के लिए मेरी अदर एसेट क्लास एफडी है, डेट फंड है, मैं वहां से पैसा निकाल लेता हूँ। और अगर इक्विटी नहीं अच्छा उस टाइम पे किया हुआ है तो इक्विटी से निकाल लीजिए। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, एसेट एलोकेशन जरूरी है। एसेट एलोकेशन से एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये मिथ है कि एसेट एलोकेशन में डेट में लगाऊंगा मेरा रिटर्न कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा कम डेट में, इक्विटी में लगा के भी 20-25% डेट में एक्सपोजर लेके आप अपनी रिटर्न को बेहतर कर सकते हो। आपका रिटर्न कम नहीं होगा एसेट, लेकिन आपका रिस्क और इमरजेंसी में आपके पास ऑप्शन वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इसीलिए भी एसेट एलोकेशन जरूरी है जी। सो इसके बाद सर मोस्टली मैं अप्रिसिएशन के मैसेज देख रहा हूँ। दीक्षा गर्ग जी ने अप्रिशिएट किया है, लोहित शर्मा जी ने कहा है वेरी नॉलेजेबल, थैंक्स फॉर दिस। राजेश वर्मा जी कहते हैं कि इट वाज वंडरफुल। विजय शरण जी ने भी अप्रिशिएट किया है। सुकृत जी ने कहा है कि वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेशन सेशन, एंड राजेश वर्मा जी हैज अप्रिशिएटेड द सेशन। अगेन गौतम जी ने कहा है कि काइंडली हिट द लाइक बटन। ओके, आकाश जी ने कहा है वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, एंड अगेन विकास महाजन जी ने कहा है गुड सर्विसेज फ्रॉम एनजे वेल्थ। ओके जी, थैंक यू सो मच विकास जी। वैसे एन नंबर ऑफ एप्रिसिएशन आए हैं सर, सो मैं बस कोशिश करूँगा कि एक झलक आपको सबकी दिखा दूँ। अमनदीप जी ने कहा है थैंक यू फॉर द सेशन। तो मैं एक चीज लास्ट में चैतन्य जी ऐड करना चाहूंगा, आप सबके नाम स्क्रॉल करते जाइए मैसेजेस, तब तक मैं शेयर करूंगा कि देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम काफ़ी चीज़ों को अच्छा देखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे सबको पता है जी, सैर करना, जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस बड़ा कम लोग कर पाते हैं। तो आज के सेशन में काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली होंगी, जो आपके अप्रिशिएशन मैसेजेस से मैं एक अनुमान लगा पा रहा हूँ, लेकिन इसको ना यूज़ करना भी बड़ा ज़रूरी है, राइट। तो आपने नॉलेज ले लिया, लेकिन आपने अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू ही नहीं, फिर वेस्ट हो जाएगा। तो एक मेरा रिक्वेस्ट है कि इन नेक्स्ट मे बी 1 डे 2 डे 3 डेज, तो आपको जब केस सिक्योर की टीम आपको कनेक्ट करेंगे, तनेजा जी की टीम आपको कनेक्ट करेगी, तो आप एक बार उनके साथ जरूर बैठिए, थोड़ा डिस्कस कीजिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं, है ना। तो और कहीं ना कहीं से एक शुरुआत जरूर कीजिए, ठीक है। एक मैं कोट आपको कहना चाहूँगा यहाँ पर। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए ना अमीर होना ज़रूरी है, कि या मैं जब पैसे हो जाएंगे मैं इन्वेस्ट करूँगा, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, टू बिकम ए इन्वेस्टर यू नीड नॉट टू बी वेल्दी, टू बिकम वेल्दी
you need to be an investor, right? तो चाहे आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से चालू करें, बट अपनी जर्नी की शुरुआत जरूर करें, वो पहला कदम जरूर उठाएं, right? So with this word, I would like to thank everyone, the entire K Secure team, specifically to the Taneja ji and Chaitanya, to you also for such a good arrangement and coordination. So, and I wish कि going forward भी हम जुड़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ आप सबकी financial awareness में जरूर ऐड करेंगे. Absolutely. We look forward to more informative sessions from NJ sir, from your team. So I'll be in touch with you. Thank you very much. In fact, it was very, knowledgeable session for everyone who has participated. I am also getting a lot of messages on my mobile asking me to have this on weekly basis. So probably it will not be possible on weekly basis, but we'll come back and we'll have similar good sessions in future also. Thank you very much. Definitely, sir. Thank you, Ji. Thank you. Thanks, Wish sir. you good luck. Thank you, sir. Thank Thank you, Chaitanya ji. Thank you, Yeah, sir. thank you so much, Pawan you, sir. everyone. Thank you so much, Munish sir. And dear participant, now we conclude this webinar and wish you all the best and start your wealth creation journey as soon as possible with K Secure. Thank you. Take care. Have a Thank you, great sir. time. Thank you so Goodbye. much, sir. Thank you.